चलिए सबसे पहले नाम बताओ क्या लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के एलिमेंट्स। ये एलिमेंट का मतलब क्या होता है बताओ। पार्ट्स। वेरी गुड। ठीक है। पार्ट्स सबसे सही टर्म है। पार्ट सबसे सही टर्म है। हम एलिमेंट्स के बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। हम एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। चलो, कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर समझेंगे? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पूरा नाम क्या होता है आपको पता है? कंपनीज एक्ट 2013। अक्सर ना जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो है ना, तो आपको ना थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। ठीक है, तो हाँ, हिस्ट्री थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। हर एक्ट की अगर मैं बात करूं, हर एक्ट के पीछे कॉमा डाल के ना एक ईयर चिपका दिया जाता है। उस ईयर का मतलब क्या है? उस ईयर का मतलब क्या है? उस ईयर में ये कानून बना। ठीक है, उस ईयर में ये कानून बना। चलो, कंपनीज एक्ट कब बना है? कब बना? 2013। अच्छा, कैसे बनता है? लोकसभा राज्यसभा नाम तो सुना ही है। ठीक है, समझ में कम आता है हमें, कोई बात नहीं है ना। ये नेता नगरी हमें नहीं समझ में आती। हाँ, लेकिन लोकसभा राज्यसभा सुना तो है कि वोट देते हैं लोकसभा वालों को। ठीक है, चलो। लोकसभा में पहले कानून पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। तो भाई स्टेप्स है, और फाइनली साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तुम लोकसभा, ये राज्यसभा में वो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने 2013 में साइन किया और ये एक्ट कंप्लीट बन गया। कोई भी एक्ट, हम बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, कोई भी एक्ट जब बनता है तो सेम प्रोसेस के साथ बनता है। उस एक्ट का जो ईयर है वो आपको बताता है ये किस साल बना। अच्छा, 2013 में बना, इससे पहले नहीं था? हाँ बिल्कुल था। क्या इससे पहले नहीं था? हाँ बिल्कुल था। लेकिन हाँ, अंग्रेजों के बनाए हुए थे। ठीक है, 1913 में था। किसने बनाया होगा? इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा। इंडियन गवर्नमेंट तो थी भी नहीं भाई, अंग्रेज थे। ठीक है, 1883 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा क्या? नहीं। एक्चुअल में एक अक्सर आप सुनते हो कंपनीज एक्ट 1956 सुनते हो। ठीक है, ये तो हमने नाम सुना सुना सा है। ये 1956 देश आजाद हो गया था? बता दो कब आजाद हुआ था? 1947। तो 1956 की अगर मैं बात करूं, 1956 की बात करूं, तो हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। उससे पहले पुराने जो थे वो अंग्रेजों ने बनाए। आपको दो ईयर याद रखना पड़ेगा। एक ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा? 2013। और एक आपको याद रखना पड़ेगा 1956। ये न्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये ओल्ड है। क्यों? क्योंकि जब हम आपकी बुक से पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि हाँ, ये पुराना है, ये नया है। तो आपको पता रहना चाहिए पुराना एक्ट कौन सा था। अच्छा, पुराना एक्ट तो था, ये नया क्यों लाए? ये नया क्यों लाए? क्यों अमेंड किया? ये घर पे तो रखी है ना गाड़ी, पेट्रोल डलता है उसमें। ये ईवी लाने की क्यों जरूरत है, जरा मुझे बताओ। ई बाइक क्यों लेनी है हमें? घर पे तो है। डेवलपमेंट, चेंजेस, है ना। और रशिया ने भी तो बोल दिया ना भाई। क्या बोल दिया? अब मैं पेट्रोल किसी और को नहीं दूंगा, मुझे अपने देश को बचाना है। तो हमें तो टेंशन है ना। तो चेंजेस है ना। कि ये बात समझ में आ रही है ना। महंगा भी तो है पेट्रोल, और भी तो रीजन है। तो कुल मिलाकर चीजें पुरानी होती हैं, बदलाव आता है। आप क्यों अपडेट होना चाहते हो? आपके पेरेंट्स और आप में डिफरेंस है ना बच्चों, है कि नहीं? आप ज्यादा अपडेटेड वर्जन हो, तो अपडेशन जरूरी है, न्यू जनरेशन जरूरी है। तो ऐसे ही लॉ होते हैं, लॉ बदलेंगे ही। ये जो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में जो सात सात सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जो इतनी मोटी मोटी बुक, वो बदलाव ही तो है। लॉ बदलता रहता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यस, ये दो ईयर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 1956 था, लेकिन स्टिल इसको बदल के 2013 आया। जरूर उसमें कुछ कमियां होंगी ना, उन कमियों को ठीक कर कर ये 2013 आया। क्लैरिटी है? ठीक है, क्लैरिटी है। चलो, तो 2013 ये आया। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर इसका मैं बताऊं तो इस स्ट्रक्चर में ना तीन चीज होते हैं। 470 सेक्शंस होते हैं। 470 सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बताते हो। 29 चैप्टर्स होते हैं और 7 शेड्यूल्स होते हैं। ये क्या है दीदी, चलो समझते हैं। अभी आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा? अकाउंट्स पढ़ा, और क्या पढ़ा बताओ? बिजनेस, इकोनॉमिक्स पढ़ा, और मैं क्या पढ़ा रही हूँ? लॉ। हर बुक में पेज नंबर है कि नहीं है? अगर मैंने बोला बिजनेस लॉ का पेज नंबर 50 निकालो, कुछ टॉपिक लिखा होगा। ठीक है, चलो। बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेज नंबर 50, कुछ और टॉपिक लिखा होगा।
अकाउंट्स का पेज नंबर 50 कुछ और टॉपिक लिखा होगा। हर एक्ट में सेक्शंस होते हैं, हर एक्ट में सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस में कुछ ना कुछ लॉ लिखा है, उन सेक्शंस में कुछ ना कुछ लॉ लिखा है, और हर सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होता होगा, नंबरिंग तो सेम होगी ना। तो इसीलिए रीड करने का एक तरीका होता है। सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि भैया सेक्शन 1 तो पार्टनरशिप एक्ट में भी है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी तो सेक्शन 1 2 3 4 होगा, इसमें भी होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि भैया कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन टोटल कितने हैं? 470 सेक्शंस। क्या पूरे पढ़ने होते हैं? हाँ बच्चों, ये कंपनी लॉ आपका है ना। सी वाले बच्चों को तो मैं बोलकर आई हूँ तुमको पूरे नहीं पढ़ने हैं, और उनको बोला है कि तुमको पढ़ना है, ये आपका है, यस आपको पढ़ना है। यहाँ क्योंकि आपका एंट्रेंस लेवल है, सी सेट है, तो यहाँ अभी कुछ सेक्शंस पढ़ने, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव में मेजॉरिटी सेक्शंस आप पढ़ लोगे, 80-90% आप पढ़ लोगे। फाइनल में और पूरा 470, मतलब आप पूरा कंप्लीट 470 सेक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन अभी सी सेट में नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो सेक्शन टोटल कितने होते हैं? 470। सेक्शन नंबर इज लाइक का पेज नंबर। जब लॉयर है ना, मूवीज देखी होगी, जब जज के सामने बोलता है कि भैया मैं ना इस धारा की बात करो, वो सेक्शन आईपीसी की धारा की बात करता है, क्योंकि आईपीसी भी तो अपने आप में एक लॉ है ना, उसमें भी तो सेक्शन नंबर है। तो भैया वो जज को ऐसे रिकॉग्नाइज करवा रहा है, भैया मैं सेक्शन 4 की बात करूं, लेकिन सेक्शन 4 किसका? एक्ट का नाम बताता है वो, क्योंकि सेक्शन 4 तो हर एक्ट में है ना। ठीक है, तो ऐसे हम कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो अब सवाल ये कि टोटल सेक्शंस कितने हैं कंपनीज एक्ट में? 470। ठीक है, इट वाज लाइक अ पेज नंबर। आपकी बुक में टोटल कितने पेजेस है? ठीक है, 470 सेक्शन नंबर। अब अगर मैं बोलूंगी पेज नंबर 50, किसी न किसी चैप्टर में होगा। पेज नंबर 50 कोई चैप्टर का होगा ही, पेज नंबर 90 किसी और चैप्टर का होगा। तो ऐसे ही टोटल क्या होते हैं? चैप्टर्स होते। हर एक्ट में सेम स्ट्रक्चर होता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 सेक्शन नंबर, लेकिन चैप्टर कितने? 29। और ये होता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या था? आओ चलो डिटेल में देखें। तो थोड़ा प्रैक्टिकली आपको अब दिखा ही दिया जाए, ठीक है, कि भैया कैसे है, आपका तो लेना देना रहेगा ही कंपनीज एक्ट से। गूगल में जाके सबसे ऊपर लिखना सबसे पहले एमसीए। फुल फॉर्म बताओ एमसीए का। मल्टीनेशनल कंपनी, एमसीए। मल्टीनेशनल कैसे हो गया? एमएनसी हो गया ना वो तो। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब लॉ की दुनिया में आपका स्वागत है ना। एमसीए का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। वापस फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने वाली हूँ एज अ सीएस। आपका पूरा करता धरता भैया इसी वेबसाइट से, जब आप सीएस बनेंगे तो इसी वेबसाइट में पूरा काम करना है। जैसे एक इनकम टैक्स फाइलिंग होती है ना, तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट अलग है, सीए लोग उनसे डील करते रहेंगे, अपन इनसे डील करेंगे ना। तो हमारी हमारी एज अ सीएस आपका पूरा काम इसी में होगा। ठीक है, एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट, वेबसाइट का नाम क्या है? mca.gov.in। समझ में आ गया, गवर्नमेंट की वेबसाइट है भाई। फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। चलिए थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं, ठीक है, नेता नगरी थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री सुना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सुना है, हेल्थ मिनिस्ट्री सुना है, ये सब क्या है? ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, और सब में एक नेता को बैठा दिया। तो निर्मला सीतारमन जी की बात करते हैं, किस मिनिस्ट्री में है वो? फाइनेंस। तो निर्मला सीतारमन को ना 2 डिपार्टमेंट मिले हैं। एक मिला है फाइनेंस, सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास। दूसरा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इंडिया में जितनी कंपनीज है उनका पूरा लेना, क्योंकि ये फाइनेंस से ही लिंक है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन 2 मिनिस्ट्री संभाल रही है। सिंपल भाषा में बोलो तो 2 डिपार्टमेंट संभाल रही है। वो 2 डिपार्टमेंट क्या है? एक तो क्या है फाइनेंस, और दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट अफेयर। कॉर्पोरेट अफेयर मतलब कंपनीज का पूरा लेना देना जो भी है भैया वो बैठी है, वही देखती हैं सब। ठीक है, तो चलो एमसीए की वेबसाइट में डील करते हैं। खोला मैंने एमसीए की वेबसाइट में, भाई कॉर्पोरेट अफेयर कंपनीज की बात हो रही है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, फुल फॉर्म दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, चलो यहाँ एक्ट और रूल्स में मैंने क्लिक किया। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे पूरे एक्टों की लिस्ट है। मैं कौन सा एक्ट यहाँ दिखाने आपको लाई हूँ? कंपनीज एक्ट 2013। चलो मैंने क्लिक कर दिया। कितने सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में? फटाफट 470। और कितने चैप्टर्स होते हैं? रीड कर सकते हैं, चैप्टर 1 2 3 4
कर सकते रीड? चलो, चैप्टर 1 में क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी। चलो खोल के देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बोल सकते हो 2 पेज है, 2 पेज है, 2 पेज नंबर है, या फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करूं, 2 सेक्शंस है। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी और इसमें कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। चलो इस बंद कर देते हैं इस चैप्टर 1 को। चैप्टर नंबर 2 का नाम बताएंगे जरा? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का सिंपल भाषा अगर मैं बोलूं, रजिस्ट्रेशन। ये कंपनी को कैसे रजिस्टर करते हैं? एज अ सीएस आपका काम है, आपको रजिस्टर करवाना है। उसकी कंप्लीट प्रोसेस कहां दे रखी है? चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन सेक्शन 3 होगा ना, क्योंकि 1 2 तो कहां कवर हो गए? चैप्टर नंबर 1 में। तो 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये चैप्टर है। चलो चैप्टर 3 क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। हम ना थोड़ा बचपन में पढ़कर आए हैं कि हमें ना प्रोस्पेक्टस एक ऑफर देना पड़ता है ना, और इशू करना पड़ता है अलॉटमेंट, है ना? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, है ना? तो उनके लॉ की बातें हम यहाँ कहेंगे। कैसे बनता है प्रोस्पेक्टस, कैसे अलॉटमेंट किया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस चैप्टर 3 में बता के रखी है। चलो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 में क्या बताया? शेयर कैपिटल से डील करेंगे, डिबेंचर। चैप्टर 5 में क्या बोला? डिपॉजिट। ऐसे टोटल चैप्टर्स कितने? 29। चलो, है ना बहुत सारे, ऐसे रीड कर सकते हैं ना बच्चों तुम लोग? ये चैप्टर 29 मिसलेनियस रीडेबल है ना? ये 29 कैसे लिखते हैं? अरे दीदी बचपन में सीखा था, अब जरूरत नहीं है ना, सीख लेंगे। चलो, टोटल सेक्शंस कितने थे? 470। तो जो लास्ट चैप्टर है उसमें लास्ट सेक्शन होगा ना बच्चों 470। तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। टोटल सेक्शन 470, टोटल चैप्टर्स 29। ये दो चीज समझ में आई वर्क कैसे करती है? ये बस मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं करूं, मैं हर एक्ट की बात कर रही हूँ। हर एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही है। अगर मैं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी होगा, कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे, जरूरी नहीं है 470 होंगे। अरे भाई अकाउंट्स की बुक में भैया अगर 500 पेज है तो लॉ में 700 पेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते ना, तो ऐसे सेक्शंस अलग होंगे, चैप्टर के नाम भी तो अलग अलग होंगे ना। लेकिन हाँ, सेक्शन नंबर होगा, चैप्टर नंबर होगा और शेड्यूल भी होगा, है ना? तो सेक्शंस और चैप्टर्स कितने होते हैं ये कंपनीज एक्ट का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि भैया आप कंपनी के करता धरता हो, ए टू जेड कंपनी का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अभी शेड्यूल की बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हें चैप्टर और सेक्शन समझ में आ गया? खत्म। नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल ही समझा रहे हो, ठीक है? अब इसके बाद फिर तुम डाउट पूछना, ठीक है? अब आते हैं शेड्यूल। क्या तुमने बिजनेस स्टडीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सुना है? ठीक है, मेमोरेंडम कैसे बनता है, शेड्यूल कैसे, सॉरी, आर्टिकल कैसे बनता है? एक कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़े आपने, उसके बिना भैया कंपनी बन ही नहीं सकती। तो उसका फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 1 में। मतलब बुक खत्म हो गई है, उसके आखिरी में एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड ऑन किए और फॉर्मेट बता के रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? शेड्यूल आपको फॉर्मेटिंग बताता है। क्या आपने अकाउंट्स में ये सुना है कि भैया कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट है ना वो आपको बनानी है? शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल था, क्या नंबर याद है? शेड्यूल 3। वेरी गुड बच्चों, ये शेड्यूल 1 है। मेमोरेंडम आर्टिकल कैसे बनाना है? क्या डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट का सुना है? किया नहीं है इतना, लेकिन डेप्रिसिएशन समझते हैं ना। एक कंपनी का डेप्रिसिएशन की कैसे कैलकुलेशन होगी वो किसमें दे रखा है? शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में दे रखा है कैसे बैलेंस शीट बनेगी। एक्चुअली में वो आप शेड्यूल जो देखते थे ना वो फॉर्मेटिंग है। क्या है, वो जो पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग होती है वो डिफरेंट होती है और कंपनीज एक्ट की अलग होती है। और जो कंपनीज एक्ट की होती है ना वो कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है शेड्यूल में जो फॉर्मेट, शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है ना वही फॉलो करना। एज ए सीएस आपका क्या काम है? एज ए सीएस आपका काम है कि भैया ये कंपनी की जो फॉर्मेटिंग है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जा रही है कि नहीं जा रही। डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेमोरेंडम जो बन रहा है, जो आर्टिकल बन रहा है वो शेड्यूल 1 के हिसाब से बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब तुम ये सब पढ़ते हो ताकि जो कंपनी में हो रहा है उसे चेक कर सको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ इनके सही नहीं हो रहा है तो ठीक करवाओगे ना आप? अब मुझे बताओ क्या शेड्यूल क्लियर हुआ? शेड्यूल एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा फॉर्मेट है, एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स और सेक्शन से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो चीज हम चैप्टर और सेक्शंस में कवर नहीं कर पाए वो हमने अलग से बता दिया कि भैया इसमें बस फॉर्मेट फॉर्मेट है।
मतलब ये मेन बुक हो गया, वो एक्स्ट्रा शीट हो गई कि भैया ये फॉर्मेटिंग है। तो ऐसे टोटल कितने शेड्यूल है? 7। ठीक है, ऐसे कितने शेड्यूल है? 7। तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मैंने वो चीजें बताई जो आपने सुनी है, मेमोरेंडम आपने सुना है, आपने आर्टिकल सुना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपने बैलेंस शीट सुना है, लेकिन अभी आपने सारी चीजें नहीं सुनी है, अभी तो 12th में ही थे तुम। अब आप सुनोगे तो ऐसे ही टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं? 7 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, नहीं जाना है अभी नाम पर, लेकिन बस मैं करूँ क्या बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए? टोटल सेक्शंस कितने होते हैं? टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं? टोटल शेड्यूल कितने होते हैं? ये तुम्हें याद होना चाहिए, और ये मरते दम तक तुम्हें भूलना नहीं है ना? दीदी अगर लॉ बदल गया तो हाँ, तो दूसरा याद करेंगे ना। मतलब मैं अगर अपनी हिस्ट्री बताऊं, है ना, मैं जब स्टूडेंट थी तो उस जमाने में क्या चलता था? 1956, क्योंकि ये तो 2013 में आया ना, और 2013 में मैं तो स्टूडेंट थी, और फाइनल की स्टूडेंट थी मैं, सीएस प्रोफेशनल में मैं थी, और 1956 जा रहा था और 2013 आ रहा था। लोकसभा और पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था, है ना, कि भैया आएगा कि नहीं आएगा। लोकसभा ने पास कर दिया था, पार्लियामेंट ने कर दिया था, और बस अब प्रेसिडेंट का वेट हो रहा था। राज्यसभा कि जब राज्यसभा में आया तब लग रहा था भैया अब तो आएगा। मतलब एज अ स्टूडेंट तो हमारी धरती हिल रही थी ना, हमने तो 56 पढ़ा, अब तुम नया लेकर आओगे तो हमें तो नया पढ़ना पड़ेगा। तो भैया आधे सेक्शन हम पुराने पढ़ रहे थे और आधे सेक्शन नहीं पढ़ रहे थे, तो बहुत खिचड़ी पक रही थी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ बच्चों? आपका भी वही समय आ गया है। निर्मला सीतारमन ने अभी मार्च में प्रपोजल रख दिया है कंपनीज एक्ट 2013 को बदलने का। क्या थोड़ी बहुत खबर पता चली? और साथ में एलएलपी एक्ट बदलने का, ये दोनों आपके सिलेबस में है। तो बस मैं बता रही हूँ, हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। जो मेरे साथ हुआ वो अब तुम्हारे साथ होने वाला है, जबकि कितना गैप है। सोचो 1956, जरा मुझे बताओ 1956 का 2013 में बदला गैप, जरा मुझे बताओगे? अप्रोक्स 50 साल बाद बदला। तुम्हारे समय में तो जल्दी बदल रहे हैं यार, है ना? इफ इन केस अगर आ जाता है ना, तो अप्रोक्स 10-15 साल में ही। ठीक है, जमाना बदल रहा है ना? तो जब तक नहीं हम 2013 पढ़ेंगे, जिस दिन बदल गया पढ़ लेंगे नया। लंबा है अभी हमारा भी सफर। ठीक है, तो हाँ तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तुम्हें यही याद रखना है ना? ये बोल के हम बच नहीं सकते कि दीदी जो बदलेगा वही पढ़ेंगे, तो क्या वेट करते रहोगे क्या? हो सकता है बच्चों, ये लॉ पास होने में बहुत समय लगता है। आपको जीएसटी की अगर कहानी पता हो, भैया 10-10 साल लग गए। हो सकता है तब तक सीएस बन के पार हो जाओ, तो 2013 ही पढ़ के पास हो जाओ, फिर काम करेंगे नए एक्ट में काम करेंगे। हमारे साथ तो ये ना, आधा आधा पढ़कर गए थे हम लोग भी, पढ़ना पड़ा। लॉ की दुनिया में आपका स्वागत है। लॉ बदलते रहते हैं, आपको आदत होनी चाहिए, है ना, कि भैया हमें पसंद है पढ़ना। दैट्स इट, क्लैरिटी है। तो अब क्या हम याद रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन। कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर। कितने शेड्यूल है? 7। ठीक है, बदल गया तो वो पढ़ लेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स है तुम्हारे सामने, ठीक है? जानते हो इन सबको? बिल्कुल जानते हो? पक्का? बताओ। तुमने कहा ये क्या है? टाटा सन्स? टाटा एंड सन्स एंड है कि नहीं है? नहीं है, चलो। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, डन। आदित्य बिरला? आदित्य बिरला ग्रुप, मतलब पूरा नाम नहीं ढूंढ पाए, ठीक है कोई बात नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके अलावा कोई और नाम भी मिला? यही है नाम, ठीक है। ये क्या लिखा है? एसपी चोपड़ा एंड कंपनी सिंग्स? कुछ नहीं मिला इसमें, तो ये तो पूरा नाम ही है। अब मेरा सवाल ये है, इसमें से कौन कौन कंपनी है और कौन कौन कंपनी नहीं है? चलो वन बाय वन बात करिए। टाटा कंपनी है? हाँ बहुत सुना है हमने दीदी, कंपनी है कैसे मना कर दे। आदित्य बिरला कंपनी है? सुना है क्योंकि, है ना, हम अपनी सुनी सुनाई बातों में तो पूरा भरोसा करते हैं, है ना, रील में आया था। चलो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है? पक्का? चलो कंपनी है। एसपी चोपड़ा एंड कंपनी कंपनी है? नहीं है? कितने बच्चे बोल रहे हैं है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। सिंह एंड सन्स कंपनी कंपनी है? भाई कंपनी लिखा है, कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो बच्चों? ये कंपनी नहीं है। देखना चाह रही थी। अब एक बेसिक बात सुन लो। अक्सर तुमने कोई फर्म देखी है, एसोसिएट दिस एंड कंपनी, वो ना पार्टनरशिप फर्म रहती है।
दीदी लेकिन ये ऐसा कंफ्यूज क्यों करते हैं यार, ये कंपनी कंपनी लिखते हैं। ये बस बोले भैया हम आपस में काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? भाई जहां कंपनी लिखा है वो कंपनी है ही नहीं, और जिसको नहीं लिखा वो कंपनी है। बच्चों कंपनी को आइडेंटिफाई करने का तरीका, या तो लिखा होगा लिमिटेड, या तो लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने कहा कंप्लीट नाम ढूंढो। अब नाम बताओ। रिलायंस इंडस्ट्री क्या लिखा है? लिमिटेड। अब मैंने आपको बोला या तो लिखा होगा लिमिटेड या तो लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड यूज किया होगा किसके लिए? इफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी। क्या ये बात समझ में आ रही है? या तो कंपनी पब्लिक कंपनी होगी या तो प्राइवेट कंपनी होगी। तो बच्चों लिमिटेड टर्म लिखा है, इससे पता चलता है मतलब रिलायंस कंपनी में क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये क्या है मुझे जरा बताओगे? भाई ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दान। चलो टाटा का नाम तुमने बताया था, क्या लिखा है? टाटा सेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड है मतलब प्राइवेट कंपनी है। जब आदित्य बिरला की बात आई तो आपने मुझे नाम बताया, ग्रुप बताया। क्या रिलायंस ग्रुप नहीं है? क्या टाटा ग्रुप नहीं है? ये तो हमने भी सुना है, लेकिन इनका नाम मिल गया और आदित्य बिरला का नाम नहीं मिला। बच्चे कान खोलकर सुन लो। रिलायंस ग्रुप, रिलायंस ग्रुप बोला मतलब पूरी रिलायंस की कंपनी, अंदर बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, पैंटालून, है ना भाई, टाटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर ये वेस्ट साइड के कपड़े खरीदते हो, किसका है? टाटा का है। मतलब एक कंपनी अलग अलग बिजनेसेस करती है। ये वोल्टास किसका है? ये एसी किसका है? टाटा का। अब मेरी बात समझो। मैंने बोला भैया रिलायंस ग्रुप, रिलायंस ग्रुप क्या काम नहीं करता मुझे बताओ। जूते चप्पल भी बेचता है, कपड़े भी बेचता है भाई, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज भी बेचता है। तो भैया रिलायंस ग्रुप है, और रिलायंस ग्रुप के अंदर, रिलायंस ग्रुप के अंदर ढेरों कंपनीज है। अब ये एक कंपनी का नाम है। ऐसे ही आदित्य बिरला ग्रुप है, ऐसे ही क्या है? टाटा ग्रुप है। इनके अंदर ढेरों क्या होती हैं? कंपनीज होती है। तो इसीलिए आदित्य बिरला का एक पर्टिकुलर है ना नाम तुम्हें नहीं मिला। लेकिन हाँ, टाटा क्या भी क्या बस यही है, टाटा एंड सन्स। तुमने तो स्टील टिस्को टिस्को पढ़ते रहते थे भाई टेल द बोर्ड में, वो क्यों नहीं याद आ रहा? टाटा ही लिखा था ना, मतलब टाटा ग्रुप है ये भी। मैंने बस एक ग्रुप का लोगो लगाया था के बस में। इसमें तुम अगर दूसरा नाम भी बोलते तो मैं वो भी लिखती, क्योंकि वो भी तो टाटा की कंपनी है ना। भाई मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैंने बोला पिंकी ग्रुप, है ना नाम है मेरा, ठीक है, मैंने बोला पिंकी ग्रुप। अब ये पिंकी ग्रुप के मैंने इतने सारे नाम निकाल दिए ना, पिंकी रियल एस्टेट, पिंकी एजुकेशन, कुछ भी निकाल सकते ना। तो ऐसे टाटा टाटा करके रिलायंस एनर्जी, ये सब सुनते रहते हो तुम लोग भी। ऐसे रिलायंस रिलायंस आदित्य बिरला ग्रुप, क्लैरिटी है। तो हाँ, कंपनी की पहचान लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड से हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो एन कंपनी बोलते हैं ना, मिलकर कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, वो सब फर्म्स है। ठीक है, वो सब क्या है? फर्म्स है। क्लैरिटी आई? तो अब क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ? जिन्होंने नाम में ही कंपनी लिखा है, मतलब अगर नॉर्मली इन सब में कंपनी लिखा है तो वो कंपनी बन ही नहीं सकती है। कंपनी का नाम, मैंने अभी आपको एक चैप्टर 2 दिखाया था, जब मैंने अभी आपको पूरा है ना एक्ट दिखाया, तो चैप्टर 2 में था कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो कंपनी का नाम कैसे रखा जाता है एज अ सीएस, ये आपका काम है। आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, क्लाइंट आएगा और आपको बोलेगा कि यार कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी बनाना है, तो आप उसको बताओगे भैया क्या क्या नाम रख सकते हो, क्या क्या नाम नहीं रख सकते। अगर आपने बोला भैया मुझे कंपनी लिमिटेड नाम रखना है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रिजेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म भरोगे आप एज अ सीएस और ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट को समझाओ ऐसा नाम मिलने ही नहीं वाला तुम्हें। क्या ये बात समझ में आए? तो इतनी डिटेल में हम ये पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हाँ, नाम भी कैसे सिलेक्ट करना उसके पीछे भी लॉ है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि भैया कंपनी का यस एक नाम होता है जो लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है, ये सब तो फर्म्स होती है। हाँ, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट पढ़े। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। आ जाओ वापस आएंगे चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। चलो, सबसे पहला कंपनी का मीनिंग बताया और कंपनी के क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मीनिंग की तरफ जाएंगे, सबसे पहले मीनिंग तरफ। ये तब बोरिंग पैराग्राफ, ये है ना, तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की बुक याद दिला रहा होगा, है ना, जो बोरिंग हुआ करती थी। हाँ बच्चों, क्या कर सकते हैं, है तो।
अपना ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बोरिंग प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा साइड रखूंगी और आपको आपको बताऊंगी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। चीजें सेम वही लिखी है, बस वो पैराग्राफ तुमको रीड करना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम, ठीक है। चलो थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेफिनेशन, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी, ठीक है। आपका अक्सर अक्सर आपका लेना देना बनेगा, एक लैंग्वेज सीखोगे आप, लैटिन, हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आता है, तो ऐसे एक लैंग्वेज है, अलग अलग देशों की लैंग्वेज है ना। इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ये दूसरे देशों की लैंग्वेज क्या हिंदी है क्या? नहीं, बहुत सारे इंग्लिश है और उसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस। तो रोम की लैंग्वेज है लैटिन, रोम की लैंग्वेज क्या है? लैटिन, ठीक है। लीगल में बहुत यूज होता है लैटिन टर्म्स का, लैटिन वर्ड का। आपको पता भी नहीं है, आपने बचपन से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं, लेकिन वो आपको लगता है वो इंग्लिश है, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश के साथ परोस के दे दी जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन यस वो लैटिन टर्म्स होते हैं। हम डिटेल में जाएंगे, आपका एक बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, जो मैं ही पढ़ाऊंगी, उसमें इंग्लिश, लैटिन और भी दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लॉ में लैटिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अब लैंग्वेज है तो दूसरे देश की एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी किसी और के लिए डिफिकल्ट होगी, है ना, लेकिन वर्ड्स की मीनिंग तो होंगे, ऐसे लैटिन वर्ड का मीनिंग होगा, ठीक है। चलो, द वर्ड ऑफ द कंपनीज ड्राइव, बचपन में पढ़ते थे इकोनॉमिक्स कहाँ से आया ये, है ना, बिजनेस कहाँ से, ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, ऐसे कंपनी, हम समझ रहे हैं ये कंपनी कहाँ से आया, लैटिन टर्म से आया, लैटिन वर्ड से। टू लैटिन वर्ड से ये कंपनी बना है। वो दो लैटिन वर्ड क्या है? पहला कम, दूसरा दूसरा क्या लिखा है? पेनीज। ये कम ना लैटिन टर्म है, लेकिन कम का मतलब क्या है? टुगेदर। सिंपल भाषा में हम उसका मीनिंग समझ रहे हैं, इंग्लिश में साथ में, हिंदी में बोलेंगे साथ में, इंग्लिश में बोलेंगे टुगेदर। लेकिन ये एक लैटिन टर्म है, ये लैटिन टर्म है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू, तुम्हारे क्वेश्चंस कौन से बेस्ड होते हैं? एमसीक्यू। तो आपके लिए ये छोटी छोटी बारीकियां बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट बनाया जाएगा, दो लैटिन टर्म कौन से हैं, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे, उस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। चलो, तो दो लैटिन टर्म आपको पता होना चाहिए, कम, दूसरा क्या लिखा है? पेनिस, ठीक है। चलो, कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और पेनिस मतलब क्या? ब्रेड। सिंपल, ये पिक्चर आपको दिख ही रहा है, साथ में मिलकर खाना खाना। दोनों का अगर एक साथ, दोनों का अगर एक साथ मीनिंग कर दो, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। मतलब पेनिस का मतलब क्या है? खाना खाना, ठीक है। कम का मतलब है साथ में, ठीक है। कम का मतलब क्या है? कम एक लैटिन टर्म है, इसको अभी इंग्लिश वाला मत समझो, क्योंकि कम की स्पेलिंग COME होता है। CO मतलब ये क्या है? लैटिन टर्म। लैटिन टर्म का मतलब क्या है? साथ में। कम का मतलब क्या है? साथ में। पेनिस मतलब क्या है? खाना खाना। दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? साथ में खाना खाना। आज क्या समझते हो तुम कंपनी? तुम बोलते अरे मूवी देखना है यार, एक वो कंपनी भी समझते हो, रिलायंस कंपनी, लेकिन इसके अलावा भी तो बोलते चल यार कंपनी दे यार, गेम खेलने जा रहा है कंपनी दे, खाना खाना है कंपनी दे, इतना चलते फिरते इतना कंपनी दे बोलते हो ना, एक्चुअल में वही कंपनी था। लैटिन टर्म जो था उस टाइम पे यही हुआ करता था कि भैया साथ में खाना खाना इज नोन एज कंपनी। लोग साथ में खाना खाते थे और कंपनी टर्म यूज करते थे वहां, ठीक है। एक्चुअली में इसका अस्तित्व वहीं से आया, चलो मिलके साथ में खाना खा रहे। अब जब साथ में गैदरिंग हो रही है, तो यहाँ पे बिजनेस भी डिस्कस होगी कि नहीं होंगे? चलो यार तुमसे लेना देना है, बात करते हैं, बिजनेस की डील करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ मर्चेंट्स थे, इन्होंने कहा कि भाई जहां भीड़ वहां धंधा, मार्केटिंग करेंगे ना बॉस, करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दूसरे से काम निकालेंगे। तो बिजनेसमैन ने धीरे धीरे क्या किया, फेस्टिव गैदरिंग बढ़ाने लगे कि साथ में खाना खाते तो लोग मिलते, लोग मिलते तो भैया बिजनेस डिस्कशंस होते, ठीक है। तो इसका फायदा उठाने लगे, इसका फायदा बुक में दिखाऊंगी। लेकिन अब क्या हो रहे थे, बिजनेस मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। अब ये खाना खाते खाते ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर हाँ अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं ना, पर भाई खाना तो साइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो एक ऑफिस बनाते हैं जहां पे बिजनेस मैटर डिस्कस करेंगे। तो कहां से उठकर कहां कंपनी बना के, ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर कंपनी की ये हिस्ट्री बताई उन्होंने कि भैया लैटिन टर्म है वो कंपनीज, तो इस तरीके से यूज किया जाता है कि भैया साथ में खाना खाना इज नोन एज। लेकिन धीरे धीरे उसमें से बिजनेस मैटर डिस्कस होने लगे, लेकिन जब बिजनेस मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, तो हमने एक अलग से ऑफिस बनाया, एक बिल्डिंग में एक ऑफिस लिया, एक कमरा लिया, जिसमें बोला कि चलो अब क्रूशियल मैटर डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मैटर डिस्कस करेंगे, और बनाया कि हम बना रहे हैं अपनी एक कंपनी। तो वहां से ये कंपनी बनी। क्या ये बात समझ में आई? ये थी पूरी आपकी हिस्ट्री, ये थी आपकी पूरी हिस्ट्री। तो कुल मिलाकर क्या ये हिस्टोरिकल चीजें समझ में आई? अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, दो लैटिन टर्म बताओ,
ठीक है, हो सकता है उसको डिफिकल्ट करने के लिए आपकी स्पेलिंग इधर उधर कर दे, कम में ई लगा देंगे, इंग्लिश वाला कम बना देंगे। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है, अच्छी बात ये है कि आपकी आंखों के सामने वो 4 ऑप्शन है, इतना आपको याद होना चाहिए कि भैया उन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही वाला ऑप्शन है ये तो पता चल जाए, है ना। जब एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव होता है, तो आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या टर्म था क्या टर्म था ऐसा करना पड़ता है, नहीं टर्म तो है 4, इसमें से कौन सा वाला है, इतनी मेमोरी हमें अभी चाहिए। क्लैरिटी है क्या? तो ये बस मैंने आपको बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। ठीक है, लिख रहे हो उसे, बस एक बार दिखा दू बोरिंग प्रेजेंटेशन कहाँ है। ठीक है, ये है बोरिंग प्रेजेंटेशन आपका। कम, ठीक है, टुगेदर, कम का मतलब टुगेदर और पनीस का मतलब ब्रेड। ठीक है, रेफर्ड इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो भी है आपको यही पूरी ब्रीफ स्टोरी सुना रहा है जो मैंने आपको बस अच्छे प्रेजेंटेशन में सुना दी। क्लैरिटी है? तो क्या ये याद रहेगा पहले बताओ, क्या हिस्ट्री याद रहेगी? ठीक है, चलो हिस्ट्री से पहले कुछ और भी पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? कितने चैप्टर्स है? कितने शेड्यूल है? हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या है? ये है हिस्टोरिकल डेफिनेशन कि भाई कंपनी डराइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स, पहला कम, दूसरा पेनीज, साथ में इसका मीनिंग टुक देयर मील टुगेदर, साथ में खाना खाना। ठीक है, चलो दीदी ये तो समझ में आ गया, हिस्टोरिकल डेफिनेशन थी, हिस्ट्री थी, हिस्ट्री पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे ये लोग, तो ये लोग पूछेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं थोड़ी सी लीगल डेफिनेशन में। किस में आते हैं? लीगल डेफिनेशन। ठीक है, अब लीगल डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा समझेंगे। लीगल डेफिनेशन मतलब क्या, कंपनी मतलब क्या, लीगली से क्या समझा जाता है, हिस्टोरिकल क्या समझा जाता था, हिस्ट्री में हमें अच्छे से समझ में आएगी। लीगली क्या समझा जाता था? लीगली मतलब कि कंपनी वो है जो फॉर्म्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है या फिर इनकॉर्पोरेट होती है, जो बोलना है बोलो, फॉर्म रजिस्टर इनकॉर्पोरेट। कंपनी वो है जो फॉर्म है, रजिस्टर्ड है प्रेजेंट कंपनी लॉ के हिसाब से। प्रेजेंट कंपनी लॉ कौन सा है आपका? कंपनीज एक्ट 2013। या फिर कंपनी वो भी है जो प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से बनी है, जैसे कि एग्जाम्पल 1956, एग्जाम्पल 1930, 1882। लेकिन आपको दो ही याद रखने हैं, दैट्स इट, 2013 और 1956, नया पुराना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, आज मैं एक नई कंपनी बनाती हूँ, मुझे कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? 2013। अब नया अगर जो आ जाएगा वो भी। ठीक है, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी भी तो कंपनी है कि नहीं है, पहला सवाल तो ये, क्या वो कंपनी है? हाँ, लेकिन वो कंपनी कैसे बनी थी? प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से 1956। भैया अंग्रेजों के जमाने की भी थी वो, अगर तुम्हें याद आ रहा है, जमशेद जी है ना, उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई थी टिस्को। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने की बनाई थी, तो भाई अंग्रेजों के जमाने के लॉ फॉलो होंगे। तो व्हाट डू मीन बाय कंपनी? कंपनी वो है जो आज के हिसाब से भी बनी है, आज के एक्ट के हिसाब से बनी है, और सॉरी रजिस्टर्ड भी है, फॉर्म भी है एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनी वो भी है जो प्रीवियस लॉ के हिसाब से बनी है, 1956 के हिसाब से बनी है, 13 के हिसाब से बनी है, 82 के हिसाब से बनी है। मतलब कंपनी कौन है? कंपनी आज वाली भी है और कंपनी पुरानी भी थी। भैया लॉ बदल गया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कंपनी नहीं है, कंपनी है। तो क्या लीगल डेफिनेशन समझ में आए? अगर आपसे पूछा जाए कंपनी की डेफिनेशन बताओ एज पर लीगल डेफिनेशन, तो आप क्या बताओगे? ये डेफिनेशन, कंपनी विच इज फॉर्म रजिस्टर्ड एज पर प्रेजेंट कंपनी लॉ और एज पर प्रीवियस। ठीक है, अगर बोला हिस्टोरिकल डेफिनेशन बताओ, तो हिस्टोरिकल डेफिनेशन में आपकी ये आएगी। ठीक है, तो याद रखना हिस्टोरिकल और लीगल डेफिनेशन। चलो दीदी डेफिनेशन तो समझ में आता है, ये डेफिनेशन टर्म तो हमने सुना है ना, बचपन से पढ़ रहे। बच्चों ये मीनिंग क्या होता है? ये मीनिंग और डेफिनेशन ये क्या होता है? डिफरेंस जानते हो? ये दोनों एक होते हैं? एक ही तो होते हैं? एक होते हैं कि अलग होते हैं? पहला सवाल ये, एक होते हैं कि अलग होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है, अलग होते हैं। तो क्यों अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है डिम्पल? ठीक है, अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में कौन सा होता है, मीनिंग होता है कि डेफिनेशन? डेफिनेशन होता है। चलो बेसिक डिफरेंस बताओ। डेफिनेशन वो होता है जो बुक में लिखा होता है, और मीनिंग वो होता है जो तुम उसको जोड़ तोड़ कर, अजीब सा कर कर तुम लिखते हो।
क्योंकि हम तो एग्जैक्ट नहीं लिख सकते ना, इतना थोड़ी ना याद रख पाएंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं। बच्चों मीनिंग वो है जो तुम लिखते हो, डेफिनेशन वो है जो बुक में लिखा है। चलो उसको थोड़ा सा और अच्छा कहते हैं, डेफिनेशन वो है जो लॉ बताता है, डेफिनेशन वो है जो लॉ बताता है, मीनिंग वो है जो तुमने समझा है। और समझा तो तुमने बहुत कुछ है ना। अगर मैं आज बोलूं कि बच्चों मीनिंग बताओ, कंपनी का क्या मीनिंग होता है, या फिर मैं कहूंगी पूरी हिस्ट्री बताओ, समझना मीनिंग इज समझना। डेफिनेशन मतलब जो लॉ बोलता है, दैट्स इट। वापस डेफिनेशन जो लॉ बोलता है, मीनिंग जो तुम समझते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, डेफिनेशंस बताई है। लॉ ने बोला है ये कि भैया कोई कुछ भी बोले मत सुनना उसकी, लॉ ने बोला है, दो लैटिन टर्म से आया था, कोई आकर बोलेगा नहीं 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 मेरे दादाजी लेकर आए थे ये कंपनी टर्म, नहीं सुनना। डेफिनेशन मतलब जो लॉ बोलता है। लीगल डेफिनेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमें लीगल डेफिनेशन, हमें लॉ कंपनी की डेफिनेशन दो, तो आप कंपनी की डेफिनेशन क्या दोगे, कंपनी फॉर्म, रजिस्टर, प्रेजेंट कंपनी लॉ और प्रीवियस। लेकिन अगर मैं पूछूंगी बच्चों मीनिंग बताओ, तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आओ अब मीनिंग समझाती हूँ। अभी मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन समझाई, ये क्या समझ में आई। अब मैं आपको समझाऊंगी कंपनी का मीनिंग, मैं आपको समझाऊंगी कंपनी का मीनिंग, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगी। चलो क्लैरिटी के लिए दो चीजें आपके सामने आएंगी। क्या आपने बीओआई सुना है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सुना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सुना है क्या, ये टर्म सुने हैं क्या, अकाउंट्स में पढ़ते वक्त या बिजनेस स्टडीज में पढ़ते वक्त नहीं सुना है तो चलो अब लॉ की दुनिया में बहुत ज्यादा सुनेंगे, दोनों में बेसिक मतलब समझो। पहला क्या बोला मैंने, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इंसान, जहां इंडिविजुअल देखोगे वहां समझ जाना इंसानों की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तुम पर्सन हो, हाँ पर्सन हो ऐसे बोलते हैं, है ना। जो नॉर्मली सुनते समझते ना उसको अब साइड करो भैया, अब हम लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ में एक एक वर्ड का मतलब होता है। अगर लॉ में कहीं लिखा है टैक्स लगेगा इंडिविजुअल में, इसका मतलब वो टैक्स लग रहा है इंसानों में। टैक्स लगेगा पर्सन में, पर्सन मतलब क्या, दोनों की बात हो रही है। समझ में आया, पर्सन इज वाइडर टर्म, वहां इंसान भी आ रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजें भी आ रही है, कंपनी भी। पर्सन कहीं लिखा है, दैट मीन्स अगर मैंने लिखा है कि टैक्स लगेगा पर्सन में, कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को भी देना पड़ेगा, और इंसान को भी देना पड़ेगा। मतलब नेचुरल पर्सन, एग्जाम्पल इंसानों के नाम, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, एलएलपी। अगर मैंने आपको बोला कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर मैंने आपको बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या, नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल भी। अगर मैंने बोला बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब बस इंसान। ठीक है, चलो एक धंधा करते हैं, एक बिजनेस करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हम सब बस रहेंगे, हम सब बस रहेंगे, हम सब इंसान है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मैंने कहा नहीं, एक काम करते हैं ना, रिलायंस कंपनी को बोलते हैं ना पैसे लगाने को, अंबानी खुद लगाता है अपने पॉकेट से, अंबानी लगाता है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रिलायंस कंपनी ने भी हमारे धंधे में पैसा लगाया, रिलायंस कंपनी ने लगाया, तो अब हम बन गए हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाट डू मीन बाय कंपनी, कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। क्या एक कंपनी को दूसरी कंपनी में पैसे लगाते हुए सुना है, देखा नहीं है तुम लोगों ने, सुना तो है ना, ऐसे लगाते तुमने नहीं देखा है ना, लेकिन सुनते हो ना, इस कंपनी ने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए, मतलब उस कंपनी में इंसानों का भी पैसा लगाए और किसी दूसरी कंपनी का भी पैसा लगाए, मतलब कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अब मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी मींस पर्सन का एसोसिएशन, मिलकर बिजनेस करेंगे, और इसमें दोनों टाइप के लोग इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल इंसान भी इन्वॉल्व है और साथ में आर्टिफिशियल पर्सन भी। क्या ऐसा होता है, सुना तो है भाई, इस कंपनी ने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए, सुना है एप्पल कंपनी ने भैया रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, 5% खरीद लिए, 2% खरीद लिए, तो एप्पल कंपनी लगा रही है ना पैसा रिलायंस कंपनी में। सुना होगा रिलायंस कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदे जा रही है, तुमने अभी अडानी को ही देखा होगा, सारी सीमेंट कंपनी खरीद डाली, सुना होगा अडानी ने सारी सीमेंट कंपनी खरीद डाली, मतलब कि अडानी में पैसा इंसानों का भी लगा है। आप अडानी में पैसा लगा सकते हो, रिलायंस में पैसा लगा सकते हो, हाँ शेयर खरीदना इस पैसा लगाना, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, हाँ। तो यस, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन
से हटकर मीनिंग की बात करूं तो यस, कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये जो एसोसिएशन है इसका मतलब मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा, और इनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे ना पूरा एक मेमोरेंडम तैयार जो किया जाता है ना, उसकी फॉर्मेटिंग दिखाऊंगी मैं। उसमें लिखा रहता है कौन कौन है। अगर हम सब बस हैं तो हमारी नाम की लिस्ट होती है, ठीक है। अगर कंपनी भी है तो कंपनी का भी नाम लिखा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे बोला है ना कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इन सब का नाम रजिस्टर्ड होता है, एक रजिस्टर में एंट्री होती है। आपने आरओसी सुना होगा अक्सर बिजनेस स्टडी में, आरओसी को फाइल करना, आरओसी को ये करना, आरओसी को वो करना। आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्टर करना है कंपनी का नाम कहाँ करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना। ये बिल्डिंग मुझे खरीदनी है, आपकी है ये प्रॉपर्टी, मुझे खरीदनी है, रजिस्ट्री करने जाएंगे हम। रजिस्ट्री करने जा रहे, क्यों ये नाम पड़ा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक रजिस्टर में एंट्री होगी। अभी तक तुम्हारा नाम लिखा था, रजिस्टर में नाम कट करके मेरा नाम आएगा। तो क्योंकि एक रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है इसलिए रजिस्ट्री बोला जाता है। उस ऑफिसर को रजिस्ट्रार ऑफिसर बोला जाता है। सेम विथ कंपनी। एक न्यू कंपनी बन रही है, न्यू कंपनी बन रही है, तो एक ऑफिस है रजिस्ट्रार और ऑफिस। उस ऑफिस में इस कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेट होगा। इनकॉर्पोरेट को सिंपल भाषा में रजिस्टर होगा। तो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीएस का काम होता है। तो यस, आप ये काम करोगे, इनकॉर्पोरेट कराओगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन में आप बताओगे ना, पढ़कर आए ना हम कि भैया प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर ढूंढो। एक क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है मुझे एक प्राइवेट कंपनी बनानी है, तो मैं कहूंगी भाई तू एक हुआ, दूसरा कौन? बोला अरे यार कोई दोस्त नहीं आ रहा है। मैं कहूंगी ठीक है, बीवी को बना ले। हमारा काम है ना प्राइवेट में 2 मेंबर तो ढूंढना, सिंगल का बना दूं क्या? नहीं बना सकती। वो कह रहा पब्लिक कंपनी बनाना है, तो कहूंगी भैया तू एक और बाकी के कितने लोग चाहिए? 6 और चाहिए। किसी को भी पकड़ के ला। इंसान भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये लॉ आप समझते हो जिसकी आप कंसल्टेंसी फीस लोगे। क्या ये बात समझ में? रजिस्ट्रेशन की फीस आप लोगे, भैया हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्लाइंट को ये सब थोड़ी ना पता रहेगा, ये लॉ के जानकार आप होते हो, आप ये करोगे और करवाओगे। क्लैरिटी है? बताओ क्लैरिटी है? तो यस, लीगल डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो क्या है लीगल डेफिनेशन? कंपनी क्या है? एसोसिएशन। दोनों को मिक्स करके भी बता सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय कंपनी? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, जो कि फॉर्म या रजिस्टर्ड होती है। प्रेजेंट कंपनी लॉ और प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लैरिटी है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डिटेलिंग समझ में आ गई? पक्का? चलो, तो ये पूरा पैराग्राफ बोरिंग एक बार अपने घर से रीड कर कर आओगे, ठीक है। एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन में आपको बता रही हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे, 2 मिनट बच्चों, पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई? एकदम शॉर्ट में बस बोरिंग प्रेजेंटेशन का अच्छा प्रेजेंटेशन क्या है? अर्लियर कंपनी का मतलब क्या होता था? साथ में मिलकर खाना खाना, ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग बिजनेस टुगेदर। धीरे धीरे कैपिटल प्रॉफिट के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? बस प्रॉफिट के लिए होती है क्या कंपनीज? दान वान भी सुना ही होगा आपने, है ना। सोसाइटी एनपीओ सुना होगा, अकाउंट्स में पढ़ा है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो सोशल वर्किंग भी होती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर 2 बातें हैं। क्या बातें हैं बताओ? चलो बस तुम्हें एक काम करना है, इतना समझ लिया है, आज तुम्हारा काम कम है, बस फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आना, ठीक है। यहां से मत पढ़ना क्योंकि यहाँ का कंसेप्ट मैं आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज 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 फर्स्ट 2 पैरा पढ़कर आने का, फर्स्ट 2 भी नहीं, बस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पैरा अच्छे से पढ़ के आना। फर्स्ट मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। फर्स्ट पैरा अच्छे से पढ़कर आना, ठीक है। इस कंसेप्ट को कल रिवाइज करेंगे, इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और प्लीज लंच बॉक्स लेकर आ जाना, ठीक है। तो चलो सभा को करते हैं समाप्त।